नमस्कार। हिंदी टेस्ट सीरीज रीट में ये चौथा टेस्ट पेपर है जिसका सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देख सकेंगे। पहला प्रश्न है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। तो रचना शिक्षण के दो मुख्य रूप, क्योंकि रचनाएं दो प्रकार की होती हैं तो शिक्षण के रूप भी दो ही प्रकार के होते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? सी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि रचना किसे कहते हैं। तो रचना का शाब्दिक अर्थ है वो तो संवारना, निर्माण करना, सृजन करना, इनसे लिया जाता है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। बल्कि हमें ये ध्यान में रखना है कि कलात्मक अभिव्यक्ति को ही रचना कहते हैं। अगर वो मौखिक है तो मौखिक रचना है और लिखित है तो लिखित रचना है। तो रचना के ये दो भेद हो गए, एक तो लिखित रचना और एक ही मौखिक रचना। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो शिक्षण में उद्देश्य निर्धारण है, ये ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है, यानी हम लिखते हैं तो सबसे पहले किससे होगा? ये प्रश्न की तिरछी रेखाओं से होगा, सीधी रेखाओं से होगा। तो प्रारंभ सीधी रेखाओं से होगा। बालक प्रारंभ में सीधी रेखा नहीं खींच सके वो अलग बात है, लेकिन प्रारंभ वो किससे होगा? सीधी रेखाओं से। मांटेसरी ने भी सीधी रेखाओं से ही माना। चौथा प्रश्न, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो शब्द भंडार में वृद्धि करना गद्य शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य भी होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए, यानी गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि, तुलना के रूप में ये तुलना विधि नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तुलना विधि, व्यास विधि, समीक्षा विधि, ये तो हमें गद्य और पद्य शिक्षण में लेते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या है? द्वितीय भाषा शिक्षण, जिसके हमने विधियाँ पढ़ी थी ने, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सैनिक विधि, वो तो ये व्यतिरेकी प्रणाली है। व्यतिरेकी प्रणाली में दो भाषाओं की समानताओं या विविधताओं की तुलना करके शिक्षण करवाया जाता है। व्यतिरेकी विधि है, ये एक प्रकार की खेल विधि भी होती है। इसमें उत्तर होगा बी। फिर एक छठा प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। तो ये सर्वाधिक सहायक है वो अब वीडियोग्राफी है, पोर्टफोलियो है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे सीसीई में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, तो नहीं होते, फिर आते ही क्यों हैं? वो भाषा के व्याकरणिक नियम भी नहीं जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है सबके लिए। और स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, तो ये देखिए वो जो कुछ अपना कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मातृभाषा इतनी वो सीख कराते हैं। तो इसमें बी हो जाएगा। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है कल्पना शक्ति का विकास करना, इसमें पहला हो जाएगा। मनोरंजन करना है भी इसका उद्देश्य होता है, लेकिन गौण उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए ही कहानी शिक्षण करवाया जाता है। नौवां प्रश्न है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। व्याघात का मतलब बीच में वो डिस्टर्ब करती है, तो वो आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से तो नहीं होता, कभी कभी ये सहायक होता है, लेकिन आंशिक रूप से ये डिस्टर्ब करती है। जैसे मान लीजिए हम अंग्रेजी बोलना चाहें तो मातृभाषा है वो बीच में आ जाती है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। इसमें प्रश्न में क्या है? नहीं, तो इसको ऐसे कर लेना चाहिए। तो ये नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है 10वें प्रश्न में। तो ये चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास ये तो होता है कला शिक्षा में, बच्चे आनंद भी लेते हैं, बच्चों की रचनात्मकता का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है, तो ये नहीं होगा सी। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के, यानी जो समाज में रहता है उसकी जो कल्चर है उसके परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया है वो स्वाभाविक ही होती रहती है।
तो 11वां प्रश्न है, इसमें यही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न देखो, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? 12वां प्रश्न तो अनुकरण पर देता है। भाषा में 1 नंबर की चीज़ है वो अनुकरण ही होती है। मातृभाषा भी अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अन्य भाषाएं भी अनुकरण द्वारा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? यानी कौन सा आधार है जिससे कि वो उस प्रकार का बाल साहित्य है वो हम बालक को उपलब्ध करवाएं या उनसे पढ़वाएं, तो उसकी विषय वस्तु है वो रोचक होनी चाहिए, तभी बालक उसको पढ़ेगा। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। ये हो सकता है क्या? ये कभी भी नहीं हो सकता। फिर बचे 3, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक है वो अति महत्वपूर्ण नहीं है, यानी पाठ्य पुस्तक है वो साध्य नहीं रहना चाहिए, साध्य नहीं, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। भाषा का आकलन है तो वो आकलन करना ही शिक्षक का काम नहीं होता है, उसे सिखानी है, और सिखाएगा कब? जब वो अवसर उपलब्ध कराएगा, तो इसमें बी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, इसमें बी होगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, तो ये सरल प्रश्न भी पूछ लेते हैं। मातृभाषा भाषा शिक्षण में आधारभूत कौशलों का सही क्रम है, ये प्रश्न लगभग पूछते रहते हैं, दोनों में ही पूछेंगे, संस्कृत में और हिंदी में भी, इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसका क्रम हो जाएगा। यही यानी मूलभूत कौशल होते हैं, यही मनोवैज्ञानिक क्रम है, यही आपको ध्यान में रखना है। केवल मांटेसरी में लिखना है वो यहाँ आ जाएगा, वो लिखना है उसको सरल मानती हैं पढ़ने से। एक समान उच्चरित होने वाले शब्द निम्न में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? तो ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि है वो, इसमें वाचन विधि है, और ध्वनि साम्य में क्या होते हैं? जैसे राम, आम, काम, काम, ये एक से हैं। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, दादा, नाना, ये आ की मात्रा सिखा रहे हैं। ऐसे कुछ से आगे की कक्षाएं उसमें कर्म, धर्म, चर्म, ऐसे जो है ना वो ये भी सिखाते हैं, जैसे कृति, धृति। तो इस प्रकार से ये इनमें ये ध्वनि साम्य है, और ध्वनि पर ही अधिक बल इसमें दिया जाता है। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है, तो कविता शिक्षण की देखो मुख्य विधि है वो गीत और अभिनय विधि है। इसमें प्रश्न में प्राथमिक होना चाहिए था, तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है गीत व अभिनय विधि। निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली किस विधि का दूसरा नाम है? तो पर्यवेक्षित का है, पर्यवेक्षित विधि। किस शिक्षण पद्धति में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशालाएं होती हैं? तो ये डाल्टन विधि में होती हैं। डाल्टन विधि के बारे में आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर देखो, आगमन निगमन विधियों का मिश्रित रूप कहलाता है विश्लेषणात्मक विधि। आगमन निगमन विधियों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? विश्लेषणात्मक विधि कहलाता है। सामाजिकृत, ये सही है वैसे, सामाजिकृत अभिव्यक्ति, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय नहीं है, वर्णाशा होता, सामाजिकृत अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो सामाजिकृत अभिव्यक्ति है वो किस विधि को कहा जाता है, किस पद्धति को कहा जाता है? ये 22वां प्रश्न है कि सामाजिकृत विधि है वो किस विधि का दूसरा नाम है? तो इसमें आपको पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति को कहा जाता है। हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान, हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान मौखिक भाषा का विकास होता है। विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकते, शिक्षक और प्रयोगशाला की आवश्यकता कम पड़ती है। तो इसमें आपको ये प्रश्न है वो थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन विकल्पों को देखते हुए इसमें ये देखिए आप, हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान, तो डाल्टन पद्धति के दौरान मौखिक भाषा का विकास होता है, ये सही है क्योंकि प्रयोगशाला में ले जाते हैं उनको। विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है रे। और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दूसरा है ना, शिक्षक और प्रयोगशाला की आवश्यकता कम पड़ती है। तो इसमें शिक्षक की आवश्यकता तो कम पड़ती है, लेकिन प्रयोगशाला की आवश्यकता इसमें अत्यधिक पड़ती है। तो इसलिए ये दो उत्तर इसमें दोनों हो सकते हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे कुछ प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में भी। तो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकते, हालांकि ये मान लीजिए विकल्प ही आ गया तो इसमें फिर ये करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न है वो प्रश्न ही छोड़ दीजिए क्योंकि इसके विकल्प सही नहीं है। और बाकी डाल्टन पद्धति में हमें पढ़ेंगे तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। इसीलिए आज डाल्टन पद्धति इस प्रश्न को समझाने के लिए ली गई है। शास्त्रीय विधि में भाषा की इकाई माना जाता है शब्द। शास्त्रीय विधि है वो किसकी है? मॉन्टेसरी की। व्याख्यान विधि का मुख्य प्रकार है, ये तीनों ही होते हैं, तुलना, व्यास और समीक्षा। समीक्षा है वो इसका उच्चतम स्तर होता है व्याख्या का। व्यतिरेकी विधि का उपयोग किया जाता है, तो तीनों के लिए किया जा सकता है, उसका जो स्तर है वो अलग अलग होता है। कर्मेंद्रिय की शिक्षा, ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा व भाषा शिक्षा किस पद्धति के शिक्षण सोपान है? तो ये आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया कि मॉन्टेसरी के हैं। वहाँ पर ज्ञानेंद्रियों से पहले कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, लेकिन बल अधिक ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर ही दिया जाता है, तो ये मॉन्टेसरी में होगा। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें विद्यार्थी आधारित क्रिया अधिक हो, इसका उत्तर होगा सी, वही सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। शिक्षण विधि का कार्य है, यानी शिक्षण विधि का क्या कार्य है, इसमें देखिए आप शैक्षिक प्रक्रिया को गति देना, ये शिक्षण विधि का प्रमुख कार्य है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? तो इसमें देखो अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का उल्टा काम है वो निगमन विधि में होता है। तो ये कौन सी विधि होगी? निगमन विधि होगी। ये तो आज के 30 प्रश्न थे जो शिक्षण विधियों से संबंधित है। आज का अपना टॉपिक भी क्या था? शिक्षण विधियाँ ही था। अब हम चर्चा कर रहे थे नवीन शिक्षण विधियों का और नवाचारों का सिलसिला चल रहा था, तो उसी में मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अब तक जो है वो खेल विधि पढ़ी। खेल विधि में फिर फ्रोवेल की किंडरगार्टन विधि पढ़ी, बालोद्यान विधि पढ़ी, उसके बाद में मॉन्टेसरी की विधि पढ़ी। बालोद्यान और मॉन्टेसरी दोनों वास्तविक खेलों पर आधारित शिक्षण विधियाँ हैं। इसके अलावा 2 विधि हैं वो आज हम पढ़ेंगे कि खेल भावना पर आधारित विधियाँ। तो खेल भावना पर आधारित विधि है वो डाल्टन विधि है। आज सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डाल्टन विधि। डाल्टन विधि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आविष्कारक डाल्टन नहीं है, बल्कि डाल्टन जो शहर है जो और अमेरिका में है, वहाँ पर मैसाचुसेट्स प्रांत के डाल्टन नगर में एक हाई स्कूल है, वहाँ पर सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। कब? 1913 ईस्वी में। इसलिए इसको डाल्टन विधि कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो कि डाल्टन, अमेरिका के डाल्टन शहर में सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया गया, इसलिए इसको डाल्टन विधि कहते हैं। ये प्रतिपादक के नाम पर नहीं है, और इसकी प्रतिपादक हैं वो हेलन पार्क हर्स्ट। ये प्रश्न इस बार पूछ सकते हैं। हेलन पार्क हर्स्ट ये शिक्षा शास्त्री अमेरिका की थी और ये मॉन्टेसरी से प्रभावित थी। देखो मॉन्टेसरी फ्रोबेल से प्रभावित थी, और फ्रोबेल किससे प्रभावित था? फ्रोबेल के बारे में हमने पढ़ाया ना कि फ्रोबेल है वो और अमेरिकन शिक्षा शास्त्री पेस्टालॉजी से प्रभावित था। तो प्रभावित होना आप ध्यान में रखें। उसमें देखिए आप, क्योंकि पहले इन्होंने मॉन्टेसरी है उससे मॉन्टेसरी जो है उनके साथ काम किया था, तो ये इसमें हुआ। दूसरा देखो इसमें एक जो प्रश्न है वो वर्ष से आएगा कि वर्ष में हमें किस प्रकार से करते हैं। तो वर्षों में आपको ध्यान रखना है कि फ्रोबेल विधि है वो 4 से, यानी वो 4 वर्ष से शुरू होती है बच्चों के लिए, और मॉन्टेसरी विधि है वो 3 वर्ष से शुरू होती है, और इसी प्रकार से डाल्टन विधि है वो 8 वर्ष से बड़े बच्चों की शिक्षा हेतु इस प्रणाली का विकास किया गया। इसके प्रमुख सिद्धांत वो लगभग वो ये है, क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा थी, इसमें वैयक्तिक और सामूहिक शिक्षा में समन्वय है। ये इसकी प्रमुख विशेषता याद रखें, वैयक्तिक व सामूहिक। सामूहिक का मतलब समष्टि, ये सामूहिक है, इसको ही क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। तो समष्टि शिक्षण, ये दोनों का समन्वय है इसमें।
और इसमें शिक्षक है वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। तो वो प्रश्न हमने लिया था, वहाँ उस विकल्प में प्रयोगशाला नहीं जोड़नी थी, क्योंकि प्रयोगशालाओं का तो अत्यधिक महत्व होता है, लेकिन शिक्षक का इतना महत्व नहीं हो सकता। और ये देखो, अध्ययन और शैक्षिक प्रगति की स्वतंत्रता होती है, इसलिए वो विकल्प भी नहीं हो सकता। और इसमें व्यक्तिगत शिक्षा और स्वाध्याय पर बल दिया जाता है। ये यानी शिक्षक है वो उचित पथ प्रदर्शक होता है, इसे स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। ये कम जस्ती है बात, स्वाध्याय विधि भी कहते हैं, क्योंकि स्वाध्याय हमें अध्ययन प्रयोगशिक विधि है उसमें भी कहते हैं, तो इसको भी कहते हैं। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। इसमें कक्षा शिक्षण नहीं होता, बल्कि समस्त विषयों की अलग अलग प्रयोगशालाएं होती हैं, जिनमें बालक स्वयं प्रयोग करके सीखते हैं। शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक होता है। और ये स्वाध्याय प्रणाली पर बल देती है ये विधि, इसलिए ही इसको क्या कहते हैं, स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये प्रश्न आएगा कि इसमें कक्षाएं नहीं होती, कक्षा कक्ष नहीं होते, कक्षा कक्ष के स्थान पर प्रयोगशालाएं होती हैं, एक बात। दूसरा है वो शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक होता है, पढ़ाता नहीं है, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात है वो इसमें कौन सी है, तीसरी बात है वो ये है कि इसमें परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षाएं नहीं, इसमें परीक्षाएं नहीं होती। और प्रयोगशालाओं का अधिक महत्व है। ज़्यादातर ये प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी शिक्षा प्रणाली में प्रयोगशालाओं का अधिक महत्व है। इस प्रणाली की क्रियाविधि वो देखो, इसमें 3 प्रकार के पाठ होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला है वो होता है ठेका पाठ। पहला पाठ है वो कौन सा है, इसमें ठेका पाठ है। 3 प्रकार के पाठ होते हैं, इसको पाठ का ठेका कहते हैं। तो वर्ष भर के लिए जो पाठ्य सामग्री रूपरेखा है उसको तैयार कर ली जाती है। पूरे वर्ष का जो कार्य है वो ये 10 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि 2 महीने की वो छुट्टी मानते हैं। तो ये मासिक कार्यक्रम जो वो बनाते हैं बांट करके, उसको पाठ का ठेका कहते हैं। इसमें वार्षिक सत्र है वो 10 माह का ही होता है, तो इसलिए 10 भागों में विभाजित कर लिया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इसको कहते हैं। यानी पूरे पाठ का है वो पूरे सत्र में पूरा जो पाठ्यक्रम है उसका कराने का ठेका लिया जाता है, उसको 10 भागों में बांट दिया जाता है। और इसमें जो भी पाठ योजना बनाई जाती है वो मासिक होती है। फिर दूसरा है वो निर्दिष्ट पाठ है। ये कौन सा है, निर्दिष्ट पाठ, यानी असाइनमेंट। ये साप्ताहिक पाठ होता है, ये क्या है, साप्ताहिक। और पाठ का ठेका है वो क्या हो गया, मासिक। तो ये ध्यान में रखना है। और इसमें 1 सप्ताह के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की जाती है, निर्दिष्ट की जाती है। इसमें एक और आपको ध्यान में रखना है, और वो ये है कि महीने भर के कार्य को 4 भागों में साप्ताहिक दृष्टि से बांट लिया जाता है। और फिर ये साप्ताहिक पाठ है वो 5 भागों में बांट दिया जाता है, जिसे तीसरा पाठ कहते हैं, इकाई पाठ, ये यूनिट। और इसे दैनिक पाठ भी कहते हैं। दैनिक पाठ का मतलब साप्ताहिक कार्य है उसको 5 भागों में बांट देता है, यानी 6 में नहीं बल्कि 7 दिन में 5 ही दिन है वो कार्य इसमें होता है। इसमें प्रत्येक भाग को इकाई पाठ कहते हैं। एक दिन के लिए जो निर्धारित कार्य को इकाई कहते हैं। बालक को इसमें किसी भी प्रकार से जो है वो फोर्स नहीं किया जाता, विवश नहीं किया जाता है कि एक दिन में पूरा ही करे, इसलिए वो विकल्प भी नहीं होगा, तो वो प्रश्न आपको छोड़ना है। आरंभ होने से पहले सभी शिक्षक व छात्र यानी एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, उसको सम्मेलन और विमर्श सभाएं कहते हैं। इसमें विमर्श सभाएं होती हैं, एक तो होता है सम्मेलन, एक होता है विमर्श सभा। तो सम्मेलन है वो तो किसको कहते हैं कि जैसे शिक्षण कार्य प्रारंभ होता है तो सभी शिक्षक और छात्र एक स्थान पर एकत्र होते हैं, वो तो सम्मेलन है। और उसके बाद में सायंकालीन सभा है, उसको विमर्श कहते हैं, विमर्श सभा, जिसमें सभी छात्र अपने अनुभव बताते हैं, कठिनाइयों से संबंधित अध्यापक अपनी कठिनाइयाँ वो अध्यापक के सामने रखते हैं, ये होता है। एक इसमें चीज़ होती है प्रगति सूचक रेखा चित्र, यानी ग्राफ। तो इसमें परीक्षाएं तो होती नहीं है, क्यों परीक्षा नहीं होती, बल्कि ग्राफ के आधार पर ही अगली कक्षा में उनको उन्नति दी जाती है, यानी इनकी कक्षोन्नति। ये शब्द इस बार बहुत चर्चित रहा है, जैसे प्रोमोट किए हैं, तो ये गुण संधि का उदाहरण है, कक्षा जोड़ उन्नति, कक्षोन्नति।
तो इसमें उसको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है किसके आधार पर, इस ग्राफ के आधार पर, इस रेखा चित्र के आधार पर। और ग्राफ चार्ट है ना वो 3 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना है अगर इसमें डेप्थ में प्रश्न आए तो एक तो ग्राफ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक बालक स्वयं बढ़ता है, दूसरा शिक्षक बढ़ता है, और तीसरे में बालक की समस्त विषयों की प्रगति होती है जिसके आधार पर उसको अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। और बच्चे हैं वो स्वयं करके सीखते हैं, इसमें वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखा जाता है। भाषा संबंधी इसमें जो ठेका दे देने पर बालक स्वाध्याय द्वारा पूरा करने में लगे रहते हैं और अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार प्रगति करते हैं, यानी उनको कार्य निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई आपको 1 वर्ष में इतना काम करना है, इसलिए वो ये मानते हैं कि इसमें स्वतंत्रता नहीं होती, इसलिए वो विकल्प माना हुआ है। इसमें स्वतंत्रता नहीं होने का जो है वो विकल्प इसमें माना जा सकता है। एक बार उस प्रश्न को हमें एक बार फिर से देखते हैं कि ठेका पाठ में ये देखो 23 का प्रश्न, हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान मौखिक भाषा का विकास होता है, ये तो सही है। दूसरा है विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं, तो स्वप्रेरणा यहाँ उत्तर ये जरूर हो सकता है, स्वप्रेरणा, तो स्वप्रेरणा से कार्य नहीं किया जाता बल्कि उनको कार्य दिया जाता है, तो इस प्रश्न के अनुसार उत्तर बी होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए 23 के प्रश्न में बी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें होती हैं। इसमें व्याकरण, लिखित रचना या गद्यात्मक पाठ है जैसे उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, हाँ इनमें जो है ना वो ये विधि काम में ली जा सकती है हिंदी शिक्षण में। लेकिन इसके कमी है वो क्या है कि कविता पाठ और मौखिक रचना के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें रसानुभूति है वो बालक को नहीं हो सकती, इसका प्रयोग केवल सहायक सामग्री के रूप में ही किया जा सकता है। तो डाल्टन योजना निरीक्षित स्वाध्याय विधि का एक उत्तम नमूना है, ये आप ध्यान में रखनी है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। जैसे डाल्टन योजना निरीक्षित, इस शब्द को भी ध्यान में रखें, निरीक्षित स्वाध्याय जो हम पहले पढ़ चुके थोड़ा जिसके बारे में, विधि का एक उत्तम नमूना है, उत्तम नमूना है, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये थी डाल्टन विधि। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।